तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बेटा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2 नंबर का वो तो ये है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, ब्रिटिशर्स ने, इनका मोटिव था, उनका मोटिव ये था कि भाई इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो उन्होंने क्या पॉलिसी रखी है, पॉलिसी ये रखी है कि इंडिया को एक्सपोर्टर बनाकर रखा रॉ मटेरियल का, कि भाई इंडिया से कच्चा माल जो है रॉ मटेरियल वो कहां ले जाओ, ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री है, ब्रिटेन में इंडस्ट्री जो है वहां पर रॉ मटेरियल पहुंचाओ इंडिया से, तो इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का। और क्या करा, इंडिया का इस्तेमाल किया, यूज इंडिया एज मार्केट, यानी कि जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री है वहां पे जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो कहां लाके बेचा जाएगा, इंडिया में, यानी कि इंडिया एज ए मार्केट का भी काम कर रहा था उनके लिए, और इंडिया एज ए एक्सपोर्टर और रॉ मटेरियल का काम कर रहा था। तो ये है मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, हमारे यहाँ इंडिया में बेटा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिके होती गई, मतलब बर्बाद होती गई, कम होती गई, खत्म होती गई। ये तो उसके कॉजेज क्या थे, उसके कॉजेज थे बेटा, उसमें सबसे पहले टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स टाइप का लगता है, ड्यूटी लगती है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स की थी, वो हमारी क्या थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इन द सेंस कि इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटेन, कोई टैक्स नहीं, ब्रिटेन से फिनिश गुड आ रहा है कोई, तो कोई टैरिफ नहीं उस पर। पर इंडिया का कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अगर बाहर बिकने के लिए जा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा हैवी टैरिफ लगाते थे, बहुत ज्यादा क्या लगाते थे, हैवी टैरिफ या हैवी ड्यूटी। अच्छा, सेकंड, कंपटीशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट, जो हमारे ब्रिटेन से मशीन के बने हुए प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनसे हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मशीन से बने हुए प्रोडक्ट जो ब्रिटेन से आ रहे थे वो चीप थे, ठीक है, वो चीप प्रोडक्ट थे, ठीक, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट उनके सामने कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहा था। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स में ये है बेटा कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो पेट्रोनाइज करते थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को, कारपेट हो गए, ठीक है, वुडन के टाइगर बन रहे हैं या डियर वगैरह कुछ भी जो भी है, वो हैंडीक्राफ्ट से शौकीन हुआ करते थे, ठीक है, प्रशंसक हुआ करते थे, पेट्रोनाइज करते थे। अब प्रिंसली कोर्ट्स भी क्या होते जा रहे थे, गायब होते जा रहे थे ब्रिटिश रूल में, ठीक है। लास्ट आता है बेटा एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, हमारे यहाँ के इंडियंस लोग भी क्या कर रहे थे, वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट कर रहे थे, जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे थे उनकी भी डिमांड कम होती जा रही थी। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ये 2 नंबर के लिए मान लीजिए, ये 3 नंबर के लिए मान लीजिए आप, ठीक है। फिर जो आता है लास्ट क्वेश्चन, इससे जो बनता है कि भाई मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में तो बताओ, मॉडर्न इंडस्ट्री का क्या था, तो मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री में ये है बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ कॉटन और जूट इंडस्ट्री थी। कॉटन इंडस्ट्री हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में कंसंट्रेटेड थी, और जो जूट वाली थी, जूट इंडस्ट्री, ये हमारी वेस्ट बंगाल में कंसंट्रेटेड थी। फिर सेकंड इसमें पॉइंट आता है बेटा आपका 1907 में टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेटेड हुई, टिस्को 1907 में, ये पॉइंट आपको रखना है ध्यान। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है बेटा, मेन ये जरूर लिख के आना है, ये वो क्या, हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, हमारे इंडिया में मुश्किल से ही कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है जो मशीन्स वगैरह बनाती हैं जिससे और फर्दर प्रोडक्शन होगा, तो वो मुश्किल से ही थी, हमारे नहीं थी। और 4 पॉइंट आपको लिखना है, हाँ कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई, वो लगनी शुरू हुई आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर कौन सी, शुगर सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज ये हमारी लगनी शुरू, ठीक है। तो कुल मिला के ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।